आज हमारे साथ एक बार फिर कर्नल आर.एस. सिंह साहब मौजूद हैं। इस वक्त देश में प्रोएक्टिव सुप्रीम कोर्ट के बारे में बड़ी सारी चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि अगर आप उनसे कोई सवाल पूछेंगे या उनके ऊपर कोई ऐसी बात जो उनको अनकंफर्टेबल लगती हो, तो एक आम आदमी समझता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी भारत के लोकतंत्र का हिस्सा है और उनके ऊपर सवाल उठाना भारत का संविधान नहीं रोकता। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को या सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई भी बात कहना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो ये भी देखा गया कि अगर वकील ने ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट कर लिए तो ये भी स्टेटमेंट देते हैं यहीं से जेल भिजवा देंगे। तो ना हम वकील हैं और ना हम कोर्ट के कोई हिस्से हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो एक मान्यताओं पे चलता है। लोग मानते हैं कि कोर्ट में जो लोग बैठते हैं वो बड़े ईमानदार लोग होते हैं, जज साहब सबकी बात सुनते हैं, ये ऐसा है। लेकिन ये भी 70 सालों में हुआ है कि कोर्ट में फैसले किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं। और कम से कम जब कोर्ट ने ये बदला, अब कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई जो है हमारी लाइव होगी, तो उससे देश को बहुत सारी चीजें जानने का अधिकार मिला कि जज साहब का क्या बिहेवियर होता है, उनका क्या आर्गुमेंट होता है, वकील का क्या आर्गुमेंट होता है। तो देश को लगता है कि हो सकता है वकील ने पर्टिकुलर कोई आर्गुमेंट नहीं दिया तो समाज के लोग उसकी तरफ से इस बात को कहते हैं कि ये कहना चाहिए था। जो तब 2020 और 19 के भारत में इस संचार क्रांति ने जब तमाम चीजों के दरवाजे खोले हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस किन बुनियादों पे फैसला देते हैं, क्या उनके कंसीडरेशंस होते हैं, एक ही तरीके के क्राइम में अलग अलग फैसले क्यों होते हैं, और क्या ये वजह है कि जब ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने देश का प्रधानमंत्री और इस देश की अंतिम पंक्ति में खड़े होने वाला व्यक्ति भी एक समान होते हैं। तब जब ये एक समान की बात कही जाती है तब ये सवाल उठना स्वाभाविक है, ये चर्चा का विषय है। भले ही जज साहब के कानों में नई बात जाती हो, लेकिन गलियों पे, चौराहों पे, पुलियों पे चलते वक्त तब ये बात करते हैं कि आखिर जज साहिबान क्या भारत की संसद से ऊपर हैं? संसद में जो लोग चुन के जाते हैं उनको लॉ मेकर कहते हैं, और संसद में जाने वाले हमारे दोनों सदनों में कोई 795 लोग पूरे देश से चुन के आते हैं। उसमें 543 डायरेक्ट चुन के आते हैं और 238 इनडायरेक्ट माध्यम से चुन के आते हैं। दोनों की गिनती मिलाकर के कोई 795 है और दोनों सदनों में किसी विषय पे चर्चा होती है और उस चर्चा के बाद अगर दोनों सदन उसका बहुमत से उसे पास कर दें तो वो कानून बन जाता है। मेरा सवाल यह है कि ये तमाम सारा डाटा इसलिए देना पड़ रहा है कि देश के आम नागरिक को मैं आसानी से समझा चुकूं कि इस वक्त 2023 के भारत में कोई 94 करोड़ मतदाता हैं और ये 94 करोड़ मतदाता भारत की लोकसभा में 543 लोगों को चुन के भेजते हैं और विधानसभा और लोकसभाओं के माध्यम से फिर राज्यसभा में 250 लोग जाते हैं, जिसमें 12 लोग आपके नॉमिनेट होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग चुन के जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं खास तौर से उनकी टोटल स्ट्रेंथ 33 है। अगर हम ये माने भी कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज, अगर हम ये मानते हैं तो 2,80,00,000 लोगों को के ऊपर एक जज, और अगर हम भारत के दोनों हाउसेस की स्ट्रेंथ को लें तो एक जज की 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर बैठता है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट यह तय करती है
कि याकूब मेनन की याचिका सुबह 5 बजे सुनी जानी चाहिए। किन बुनियादों पे गौतम नवलखा को जेल से हटा करके उनको घर के अंदर हाउस अरेस्ट किया जाता है? ये लोग सब जानना चाहते हैं कि भारत की चुनी हुई सरकार की सत्ता में बैठे हुए मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री जब विदेशों से कोई सौदा करते हैं, उस सौदे पे उंगली उठाने वाले राजनीतिक लोग तो हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राफेल के ऊपर भी सुनवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट इस देश में हर छोटी बड़ी बात पे सुओ मोटो ले लेती है। तो आज चर्चा करने का मेन विषय इसलिए है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चर्चा चल रही है कि भारत के संविधान में 17 नवंबर 1992 को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देते हुए 370 लागू की गई, और 370 को अगर हम मोटे तौर पे आम आदमी के लिए कहें तो विशेष दर्जा प्राप्त था। और वहां भारत की सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक लागू नहीं होती थी, भारत का संविधान वहां नहीं लागू होता था, एंटी करप्शन बिल वहां लागू नहीं होता था। एक तरीके से एक उसका संविधान पूरे देश में एक चलता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का संविधान भी अलग था। तो भारत की धरती पे आजाद भारत में जम्मू कश्मीर को एक अलग से संविधान दे करके सुप्रीम कोर्ट की बात वहां लागू न हो, संविधान भारत की संसद की बातें वहां लागू न हो, आपने एक और पाकिस्तान बनाया। आज उस जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 मुझे लगता है 5 अगस्त 2019 को भारत की लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत से उसको जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। यकायक कुछ लोगों को लगा, और खासतौर से एक वो मक्कार आदमी जो वहां का कभी आईएएस था, वहां के निजाम में मौजूद था, उसने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देके पार्टी बनाई, रोज सुबह से लेकर शाम तक भारत के सत्ता को, व्यवस्था को गाली देने लगा, और कुछ दिन बाद उसे फिर होश आया और वो वापस आईएएस में चला गया। उस आदमी ने इस पिटीशन को सपोर्ट करते हुए कि भाई हम चाहते हैं कि अब वो पुरानी बात हो गई, अब उसको भूल जाना चाहिए, 370 खत्म हो जाना चाहिए। और उसमें बहुत सारे और इस देश में जिसको लोग इकोसिस्टम के तहत बहुत सारे नाम देते हैं, कोई खान मार्केट कहता है, कोई उनको गैंग के तौर पे कहता है, तमाम सारे लोगों ने धारा 370 के हटने के ऊपर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली कि साहब इसे हटाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई भी शुरू कर दी। तो मेरा सवाल यह है, 1992 में जम्मू कश्मीर राज्य के रहने वाले कश्यप ऋषि की धरती के मूल निवासी कश्मीरी हिंदू पंडितों की तरफ से सुशील पंडित ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली और कहा कि हमारे साथ जो मैसेकर हुआ है, या नहीं इस्लामिक जिहादी जो वहां मेजोरिटी में है मुसलमान, उन्होंने अपने पड़ोसियों का, बहनों का, बेटियों का मर्डर, रेप करा, और कम से कम 2500 लोगों को मारा और 5 लाख लोगों को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में के अंदर सुशील पंडित जी गए और कहा कि सर इसकी सुनवाई कर लीजिए। तो जज साहिबान ने कहा कि इट्स टू लेट, अब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लिहाजा हम सुनवाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर यह समझ में नहीं आता, तब लगता है कि यह डबल स्टैंडर्ड है, और इस डबल स्टैंडर्ड के बारे में चर्चा होनी चाहिए। यह लोकतंत्र है, इस देश में लोग प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, राष्ट्रपति को गाली दे सकते हैं, नेताओं को गाली दे सकते हैं जो चुन के आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत के ऊपर, उनके केस एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने ऊपर क्यों नहीं बहस हो सकती? तो आज मुद्दा यह है कि जिस कश्मीर के सिलसिले में कश्मीरी हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ, उस पिटीशन को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने, जिस दिन ये खारिज हुई 1992 में, आपने 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन एक्सेप्ट की, और उस पिटीशन में कहा गया कि माय लॉर्ड, मैं ये जानना चाहता हूं कि गांधी जी को 3 गोलियां लगी थी या 4 गोलियां लगी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नहीं कहा कि गांधी जी की हत्या को हुए इतने दिन हो गए, अब उसका क्या रिलेवेंस है, वो एक्सेप्ट कर ली। और 370
17 नवंबर 1952 को लगी और 5 अगस्त 2019 को हटी। जिन लोगों को 1990 में कश्मीर का मैसेकर नहीं दिखा, उन्होंने 370 जिसे भारत की दोनों सदनों ने पास किया, उसे हटाने के लिए उन्होंने तत्काल मीटिंग कर दी। और अब कल ये बताया गया कि अब 2 अगस्त से डे टू डे बेसिस पे, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, पूरा देश मतलब डूब जाएगा अगर इस पे डे टू डे नहीं होगा। ऐसी किसी चीज पे हमने डे टू डे नहीं देखा। हमने राम मंदिर पे डे टू डे नहीं देखा। 40 साल से मुकदमा चल रहा था, इस सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत नहीं थी। तो आज का हमारा विषय है, क्या सुप्रीम कोर्ट सेलेक्टिव अंदाज में एक खास एजेंडे के तहत केसों को तय करती है और फिर किन बेंचों को देती है। जिन बेंचों में उनको लगता है कि ये बात वहां से नहीं आएगी, वहां से भी हटा दिया जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश की संसद के अंदर पास किए कानून को हटा सकती है? उस किस अथॉरिटी के तहत हटा सकती है? और अगर हटा सकती है तो फिर इस देश में सत्ता का, व्यवस्था का, प्रधानमंत्री का, मंत्रिमंडल का कोई मतलब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट हर दूसरे दिन किसी न किसी सरकार के फैसले को चैलेंज कर सकती है और पूरे देश को हॉल्ट कर सकती है। क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है? कर्नल आर.एस. सिंह साहब और मेरे बीच में इस सिलसिले में काफी बातें होती रही हैं, और इस बैकग्राउंड में आज मैं कर्नल सिंह साहब से पूछना चाहता हूं कि ये कहां तक जायज है कि आप एक इशू को हटाएं, दूसरे को करें। और ऐसा भी देखा गया अभी हाल के दिनों में कि एक मोहतरमा जिन्हें गुजरात हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, क्या ऐसी जल्दी थी कि रात के 9 बजे कोर्ट खोली गई, 2 जजेस को उनका फैसला दिया गया, उन जजों में डिस्प्यूट हो गया, तो उसके आधे घंटे बाद ही 3 जजों की कमेटी बनाई गई और उन्होंने फैसला दे दिया, उन्होंने जमानत मिल गई। कौन है वो लोग? कहां से उनके तार जुड़े हैं? और सुप्रीम कोर्ट क्या कंप्रोमाइज है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कंप्रोमाइज हैं? या सुप्रीम कोर्ट के लोग, इस देश में कोई विशेष लोगों के लिए अलग कानून है और एक आम आदमी के लिए कानून है? 40 साल से मुकदमे लोग लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का ही बयान है कि भारत में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। तो कुछ केस ऐसे कैसे हैं कि आप किसी प्रोग्राम में से निकल के 3 बार टेलीफोन अटेंड करें और रात के अंदर ही फैसला, 2 बार आप जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और फैसला हो जाए। तो इन सब के पीछे क्या है, मैं कर्नल आर.एस. सिंह साहब से पूछना चाहता हूं। कर्नल आर.एस. सिंह साहब, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अहम विषय, अहम और ज्वलंत विषय पर मुझे आमंत्रित किया है। ये इतना ज्वलंत विषय है कि अगर अभी इसको अच्छे तरीके से इसको एड्रेस नहीं किया तो आने वाले दिनों में मैं एक बहुत बड़ा क्राइसिस में देख रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, आज जो मैं बातें कहूंगा वो कुछ ऐसे संदर्भ में कहूंगा और कुछ ऐसे तथ्य मैं दूंगा और ऐसे दृष्टिकोण में से मैं इस पूरे मसले को मैं विश्लेषण करूंगा कि शायद मतलब लोगों ने शायद पहले इसको इस तरह का विश्लेषण नहीं सुना होगा। ये आप देखिए, ये जो बीमारी की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं शुरुआत इस बात से कहूंगा कि देखिए इस उम्र तक पहुंचने में ये कई दशक से मैं गुजर चुका हूं और मैं एक बड़ा सजग और चेतनापूर्ण व्यक्ति हूं जो कि राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित जिंदगी जिया है। मैंने इस दौर में अपने जीवन काल में मैंने राजनीतिक स्थिरता का दौर देखा है, विदेश और विदेशियों के द्वारा निर्मित मैंने सरकारें देखी हैं, सोवियत संघ द्वारा नियंत्रित सरकार देखा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा नियंत्रित सरकार देखा है, सोवियत यूनियन के दबाव में भारत का संविधान का प्रीएम्बल को बदलते देखा है, एक गृह मंत्री को भारत में ग्लोबल जिहाद लाने के लिए अपनी बेटी का सौदा करते देखा है।
आजादी के आंदोलन में सबसे ऊंचे लेवल पर मैंने हनी ट्रैप पढ़ा है और जाना है। और न्यायपालिका, ये चीन के साथ युद्ध के समय में एक राजनेता जो ऑक्सफोर्ड में थे, उनको मैंने चंदा इकट्ठा, चीन के पक्ष में चंदा इकट्ठा करने का मामला मुझे मालूम है। केजीबी द्वारा एक विदेशी मूल की महिला को यहाँ प्लांट होते हुए मैंने देखा है और आप सब जानते हैं। इस महिला को चाइनीज के साथ गुप्त से एमओयू साइन करते देखा है। डोकलाम क्राइसिस में उसके बेटे को छुप के चीनी दूतावास में जाते हुए देखा है। एक वामपंथी मंत्री जो भारत की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी केरला में, उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज बनते देखा है। और उसका नाम था वीके कृष्णैयर और उसको बड़ी इज्जत से नवाजा गया था। उसके बाद हमने इमरजेंसी के दौरान कई नैतिक रूप से बिल्कुल कमजोर लोगों को देखा और उस दौरान नैतिक रूप से बहुत मजबूत जजों को भी देखा। तो ये सारा चीज हमने देखा है। स्वतंत्र भारत में हमने वंशवाद का राजनीति में घिनौना चेहरा देखा है और न्यायपालिका में भी अभी घिनौना चेहरा देख रहा हूं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होते पुष्पेंद्र जी, तो शायद हमारे प्रशासन या ब्यूरोक्रेसी में भी यही वंशवाद का घिनौना चेहरा देखने को मिलता। जज साहब लोग तो कोई कंपटीशन से जाते नहीं है, लेकिन कंपटीशन तो है ब्यूरोक्रेसी में, हमारे प्रशासनिक तंत्र में। लेकिन राजनीति और न्यायपालिका का जो वंशवाद का जो घिनौना चेहरा है, उसकी प्रतिबिंब से ये भी वंचित नहीं रह गए। तो पुष्पेंद्र जी देखिए, जब हम न्यायपालिका के वंशवाद का बात करते हैं तो ये एक बहुत हसीन स्तर पे पहुंच चुका है। इतना हसीन कि एक जज ने कहा कि अब तो ये समय आ गया, मेरा कथन नहीं है, जज साहब का ही ये कथन है कि अब तो परिवारवाद इस स्तर पे आ गया है कि अब पार्टी में एक जज दूसरे जज के बेटे को इस तरह से परिचय देते हैं कि देखिए ये भविष्य में ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। अभी आपने पढ़ा होगा, अभी एक जज साहब का, सर्वोच्च न्यायालय का एक जज साहब का फेयरवेल हुआ था। तो उनके फेयरवेल स्पीच में जो उनका फेलो जज थे, उन्होंने कहा कि, और मैं क्या कहूं, इसका खराब शब्द नहीं यूज करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग बचपन से एक साथ पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, हमारे घर अगल बगल में थे, हमारे पिताजी भी दोनों सर्वोच्च न्यायालय में रहे और आज हम भी सर्वोच्च न्यायालय में। अब ये इससे ज्यादा मतलब आपको वंशवाद का मैं क्या उदाहरण दे सकता हूं? He is taking pride in the fact that this man who thankfully was leaving the ranks of the Supreme Court judges, कि मेरे दोस्त थे, हम एक साथ बड़े हुए, हमारे पिताजी भी है, तो फिर तुम्हारे बेटे भी होंगे इसी तरीके से। और मैंने कहा ना कि आजकल टीनेजर को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्टी में कि देखिए ये जज का बेटा है, ये भी एक दिन ये भावी सुप्रीम कोर्ट जज है। तो आपने जो जिक्र किया तीस्ता शीतलवाद का, तो आपको बता दूं आपके दर्शकों को कि जिस घटना की आप जिक्र कर रहे थे उस समय माननीय जज साहब लोग
दिल्ली में किसी एक हॉल में भारतनाट्यम नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक फोन आया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा कुछ अखबार में आया। मुख्य न्यायाधीश साहब बाहर निकले। अखबारों और अन्य रिपोर्ट को आप अगर तथ्य मान के चले तो वो फोन तीस्ता शीतलवाद के संदर्भ में था। बाद में बात खुल के आई कि गुजरात हाई कोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया था, यह कहकर कि वो बहुत रसूख वाली महिला है और पूरी व्यवस्था पर उनका अपना प्रभाव है और इसलिए वो विटनेसेस को, एविडेंस को टैंपर कर सकती हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने बिल्कुल युद्ध स्तर पे उन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने उसी समय, रात के समय दो जज बेंच का गठन किया। उन्होंने रात में सुनवाई सुनी। वो स्प्लिट वर्डिक्ट था। फिर उसी रात को तीन जज बेंच का गठन किया। इस तरीके से उनको फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया गया और उन्हें बेल मिल गया। ये भी एक जो आपने देखा, ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूं शीतलवाद का, जिसके बारे में आपने चर्चा की, ये भी एक वंशवाद का, न्यायपालिका के वंशवाद का, जुडिशियल डायनेस्टी का एक अलग सा उदाहरण है। ये तीस्ता शीतलवाद है कौन, एक है कौन और एक किस नेटवर्क का हिस्सा है? इसका नेटवर्क इसके दादाजी ने, जिनका नाम था मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाद, वो भारत के 13 साल तक अटॉर्नी जनरल थे, 1950 से 1963 तक। अब आप सोचिए कि पूरी, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, पूरी जो नेहरू की जिंदगी थी, पॉलिटिकल जो लाइफ थी, वो पूरा उन्होंने वो देखा। तो आप समझ सकते हो कि इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं। उसके बाद से इनके पिताजी भी एक लॉयर थे, जाने माने लॉयर थे, का नाम था अतुल शीतलवाद। और अब इस नेटवर्क को आप क्या कहेंगे? भाई अगर रात में किसी के लिए न्यायालय को खुलवाया जाए तो उस नेटवर्क को क्या कहेंगे? मैं तो इसे माफिया छोड़ के कुछ, मुझे कोई दूसरा शब्द मेरे जहन में आता नहीं है। तीस्ता शीतलवाद और आप बताइए यकूब मेमन में क्या फर्क है? उसने बम लगा के जिहाद किया था। इसने न्यायिक व्यवस्था से, इसने परजरी यानी कि झूठा गवाह करके ये राजनीतिक जिहाद कर रही थी। एक पर्टिकुलर सरकार को हटाने के लिए ये राजनीतिक जिहाद कर रही थी। जो लोग मौत के जिम्मेदार नहीं थे 2002 के, उनको ये फ्रेम करवा रही थी। इसको अंग्रेजी में परजरी कहते हैं। हम और आप अगर रहते तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या बर्ताव होता। अब कुछ और आपको हम उदाहरण ले लेते हैं वंशवाद का। मनु सिंघवी के कारनामे आज भी हर रूप, मतलब बड़े, मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों रूप से बहुत चर्चित है। पूरा हिंदुस्तान, हर शरीफ आदमी इस शख्स को किस दृष्टि से देखता है उसे सब जानते हैं। और मैं इतना कहूंगा कि कोई भी शरीफ आदमी जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कम से कम उसको अपने घर में, उसको कभी अतिथि नहीं बनाएगा। उन्होंने
जज बनने का एक अजीब रास्ता दिखाया। ये एक आम आदमी की धारणा है, एक आम आदमी की धारणा है, लेकिन कितना आदर से, कितना आदर से उनको देखा जाता है। जज साहब लोग कितने आदर से उनको बात करते हैं। उसी प्रकार से, और ये बता दूं आपको, ये भी हार्वर्ड में पढ़ा है, ये भी हार्वर्ड में पढ़ा है। ये सब अमीर बाप के बेटे, इनके पिताजी भी वो डिप्लोमेट थे, वकील थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, सब कुछ था, उनके भी नेटवर्क है ये इनका। उसके बाद आप प्रशांत भूषण का देख लीजिए। ये आदमी जो कि जिसने कहा कि आर्टिकल कि कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, इसने खुलकर ये बात कही थी। वो भी आदरणीय है, वो भी आदरणीय है हाई कोर्ट में, ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट में। ये भी अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में गया। जीरो लॉस थ्योरी वाला ब्रिलियंट आदमी कपिल सिब्बल। अरे क्या ब्रिलियंट साहब, मैंने उस समय देखा था ये जस्टिस रामास्वामी वाले केस में। मेरी उम्र कम थी लेकिन फिर भी समझ अच्छी थी। जॉर्ज फर्नांडिस में ये सो कॉल्ड वकील के चिथड़े उड़ा दिए, चिथड़े उड़ा दिए थे जस्टिस रामास्वामी वाले केस में। सारी वकालत ये भूल गया था। ये कहा का, ये भी हार्वर्ड में पढ़ा। मेरा सवाल ये उठता है कि क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को या लॉयर्स को, मतलब उनको अमेरिका जाना जरूरी है? यहां से आप ऐसे एग्जाम्पल देके आप हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे लॉ स्कूल्स में हैं, लॉ कॉलेजेस में हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनका एक अपना सपना है, जो एक चरित्रपूर्ण एक अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? व्हाट इज द एग्जाम्पल यू आर सेटिंग? कपिल सिब्बल का एग्जाम्पल, अभिषेक मनु सिंघवी का एग्जाम्पल, प्रशांत भूषण का एग्जाम्पल। और एक और बात, माननीय जज साहब लोग, मिलॉर्ड, बाहर से यहां क्यों नहीं कोई पढ़ने? आप इंडियन लॉ पढ़ने जाते हैं बाहर में, भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत की भूमि के दायरे में आपकी सोच होनी चाहिए। अपने कौन से सोच लेने जाते हैं हार्वर्ड में? आपको अपने हजारों साल की संस्कृति पर, यहाँ की कानून व्यवस्था पर, यहाँ की पौराणिक पंचायतों पर, यहाँ पर लीगल सिस्टम पर आपको भरोसा नहीं है। आप एक 400 साल का एक गुंडा देश, विच इज रन बाय माफिया, वहां पर आप लॉ सीखने जाते हैं, और यहां पर आप उसको लोगों को आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रूप से इन्फ्लिक्ट करते हैं। ये तमाम लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, इस बात को जान लें कि किसी भी व्यवस्था में जहां टू वे ट्रैफिक नहीं होता, वो व्यवस्था सबवर्टेड। मैंने टू वे ट्रैफिक का मैं बात करता हूं कि अगर वहां के जजेस यहां आते हो पढ़ने, अब ये मत कहिएगा कि नहीं वहां तो वो गुस्से के साथ जज साहब लोग आइंस्टाइन बन के चले आए। अरे हार्वर्ड से आते कुछ पाइनियरिंग वर्क ही कर लेते, यहाँ आके देश का भी भला हो जाता। तो डोंट गिव मी दैट, डोंट गिव मी दैट शिट। ये क्या मानसिकता है? और मैं बता देता हूं ये कौन लोग जाते हैं। ये सारे नालायक लोग जाते हैं, जो कि ये जो अंग्रेजी की जो भाषा है, जिसमें हमारे जज साहब लोग, मतलब एक वो कृष्णा अय्यर जो कम्युनिस्ट था ना, तो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि आप ये लॉयर्स, ये लीगल कम्युनिटी में कुछ लोग से पूछो, अरे यार क्या अंग्रेजी बोलता है,
एक कुछ तो इस दाएं कान के ऊपर से चला जाता है, कुछ बाएं कान के ऊपर से चला जाता है, और कुछ सर के ऊपर से चला जाता। दैट वाज, मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन माना जाता है हमारे यहाँ। अब बताइए साहब कि हमारे देश में आपने कहा कि ऐसे ऐसे जजमेंट आते हैं, अपने ही जजमेंट को जनता इतनी कंफ्यूजन में। देखिए, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है वो आपके बेडरूम की बात, ठीक है ना, लेकिन आपने अगर ठान लिया है कि एक गे लॉयर को मुझे जज बनाना है, और वो भी जब इंटेलिजेंस सारे रिपोर्ट्स कहते कि उसका जो गे पार्टनर है वो अंग्रेज है, दुनिया का कौन देश इसको टॉलरेट करेगा, आप बताइए। लेकिन उसमें भी जज साहब ने बिल्कुल वो ठान लिए, क्योंकि वो उनके बड़े एहसान है। ये जो गे लॉयर हैं उनके बड़े एहसान है कई जजेस पे यहाँ पे। तो ये नेटवर्क, ये माफिया क्या सब कुछ तय कर रहा है यहाँ पे, गे को भी जज बनाओ, उसको भी जज जज बनाओ। दूसरा, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको मैं बताता हूं कि कोई भी जजमेंट का एक कोई साइंटिफिक यार्डस्टिक होता है। अभी एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से कि इफ अ वाइफ इज अनफेथफुल टू हर हस्बैंड, इट इज नो ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ठीक है, अगर शादी के बाहर उसके अवैध संबंध होते हैं या अपने हस्बैंड के प्रति लॉयल नहीं होती है, तो वो उसके कोई डिवोर्स का ग्राउंड नहीं होता, समझे। अब हुआ क्या कि ये तो पास कर दिया इन्होंने। देखो ये कितना, आई मीन कॉमन मैन, अरे जब आप लोग थोड़ा कॉमन मैन का भी जो कॉमन सेंस है उसको समझा कीजिए। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने एक ऑफिसर को सजा दी थी फॉर स्टीलिंग ब्रदर ऑफिसर्स वाइफ्स अफेक्शन, ठीक है ना, ये हमारे आर्मी एक्ट में है, इसकी बड़ी सजा है। अब उनको सजा मिली थी, वो सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, आप हमको बरी कीजिए। तब बात गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये फौज में नहीं लागू होगा। इज दिस अ साइंटिफिक मेजर? इज इट साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ माइंड? दूसरा चीज क्या है कि कुछ तो हमारे जज साहब लोग ऐसे जजमेंट देते हैं कि जैसे जैसे पता नहीं प्रकृति की रचना इन्होंने ही की है।